मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स के कई एक्सेस हैं, यानी कि मिडिल ईस्ट में कई सारे कॉन्फ्लिक्ट एक साथ चल रहे हैं। मीन्स में सऊदी ईरान और फिर सऊदी यमन और इधर इजराइल। लेकिन इन सभी एक्सेस में इजराइल सबसे प्रोमिनेंट है, यानी कि अरब वर्सेस इजराइल, जहां पर सवाल है इजराइल के एग्जिस्टेंस का या पैलेस्टाइन के एग्जिस्टेंस का। क्योंकि अरब नेशंस का मानना था कि इजराइल का एग्जिस्टेंस इज एन इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पैलेस्टीनियन रीजन सपोर्टेड बाय ब्रिटिशर्स। लेकिन अगर इजराइल का आप समर्थन कर देते हैं तो वो पैलेस्टाइन के एग्जिस्टेंस पर सवाल उठा देता है। और आप सबको पता है कि इंटरनेशनल डायनेमिक्स में आइडियोलॉजी, धर्म, इससे ऊपर राष्ट्र का वर्तमान का हित होता है। और नेशनल इंटरेस्ट, यानी कि राष्ट्र का जो हित वर्तमान में है वो आज जो है, क्या 50 साल बाद वही रहे? क्या जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है, क्योंकि वो बदलता रहता है। तो ऐसे में जो आपका परमानेंट एलाय हो सकता है नियर फ्यूचर में बदल जाए। तो इशारा सऊदी अरब की तरफ है, क्योंकि अभी रिसेंट पास्ट में खबरें आई हैं दैट देयर इज अ डिस्कशन गोइंग ऑन बिटवीन सऊदी एंड यूएस रिगार्डिंग सऊदी यूएस डील फॉर सऊदी रिकॉग्नाइजिंग एस्टेब्लिशिंग फॉर्मल रिलेशंस विद इजराइल। आप कहेंगे दिक्कत क्या है? दिक्कत है, इसके लिए पूरी कहानी को जरा जानना होगा। पहले मैं बैकग्राउंड से शुरू करूंगा, फिर इस डील पर आऊंगा, फिर तीनों पार्टीज को क्या क्या मिल सकता है इससे और क्या है बीच में अटकलें, हम सब पर बात करेंगे। मतलब चैलेंजेस क्या है उस पर भी जाएंगे। सबसे पहले इस रीजन को आप देख रहे हैं, यहां पर ये रेड शो कर रहा है पैलेस्टीन, यानी कि फलस्तीनी मुस्लिम्स जो एथनिकली अरब्स हैं। फिर इसके बाद आप इसमें इस एरिया में जो व्हाइट रीजन देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहां पर अब ज्यूइश यानी कि ज्यूज के लिए अलग से एक गृह राज्य, होम स्टेट बनाने की कवायद, जिसको आगे जाकर इजराइल कहा गया। फिर इसके बाद ये जो इजराइल है, ज्यूइश होम स्टेट है, ये और ज्यादा बढ़ती चली जाती है। और फिर हम यहां पर जो फलस्तीनी लोग जो यहां प्रबल संख्या में थे, मतलब उस समय पर ज्यूइश पॉपुलेशन वाज अराउंड 3%, बट ज्यूइश पॉपुलेशन बढ़ गई यहां पर। और यहां पर गाजा पर पैलेस्टीनियन रह गए और यहां पर रह गए। और यहां पर भी मैंने बीच में व्हाइट दिखाया हुआ है, क्योंकि ये वेस्ट बैंक जो है पूरी तरीके से एक्चुअली पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के अधीन है नहीं, और इस पर भी झगड़ा है, उस पर भी हम अभी बात करने वाले हैं, राइट। तो अभी कहानी एक्चुअली जो सऊदी के साथ है, इससे पहले अब ये प्रोबेबिलिटी और ज्यादा स्ट्रांग क्यों हो जाती है? क्योंकि अरब नेशंस यूनाइटेड होकर इजराइल के एग्जिस्टेंस के खिलाफ रहे हैं, राइट। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ये कहानी है, क्योंकि 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है और 46 से ही आप ये देखिए सारे के सारे चेंजेस देख रहे हैं, राइट। लेकिन यहां पर चीजों को आसान बनाने के लिए इजराइल के लिए यूएस ने समर्थन दिया, और यूएस के समर्थन से ये एक अब्राहम अकॉर्ड आता है, यानी कि यूएई, बहराइन और मोरक्को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं इजराइल को। इजराइल के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। इजराइल और यूएस एक एक्सेस में चलते हैं व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो इजराइल का कहना है कि इससे बड़ी जो प्राइज्ड पोजीशन है डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की ऑफ यूएस टुवर्ड्स इजराइल, वो होगी जब आप सऊदी को हमारे फेवर में लेकर आए। तो अब खुद यूएस के खुद डोमेस्टिक कारण है, कुछ राजनीतिक कारण भी हैं, और कुछ मिडिल ईस्ट के, चाइना के मेजर रोल को जो चाइना प्ले कर रहा है मिडिल ईस्ट में, वो भी कारण है, जिसकी वजह से अब यूएस के लिए जरूरी बन गया है कि सऊदी को इजराइल के साथ लेकर आओ, नहीं तो मिडिल ईस्ट में अपने प्रभुत्व को भूल जाओ। कैसे? अभी जानते हैं। तो ये हम इस डील के बारे में बात करने वाले हैं। अब इजराइल और सऊदी की अगर डील हो जाए तो पैलेस्टीनियन कॉज की बात कौन करेगा भाई? क्योंकि जो सऊदी है वो मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर कहलाता है, अरब देशों में सबसे अमीर देश कहलाता है, और मुख्य जो आवाज है अरब वर्ल्ड की वो सऊदी है टुवर्ड्स पैलेस्टीनियन कॉज। अगर वो भी इसको इजराइल को रिकॉग्नाइज कर ले तो इजराइल का कहना है इसका बहुत बड़ा इफेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि अगर मेजर मुस्लिम वर्ल्ड का नेशन जहां पर बर्थ ऑफ इस्लाम हुआ, वो किंगडम अगर इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लेता है, ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशंस बना लेता है, ट्रेड स्टैब्लिश कर लेता है, डिफेंस पैक्ट कर लेता है, ये सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं, तार वहां पर जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में इजराइल का मानना है कि ये जो आइडिया है ना, नैरेटिव है, दैट देयर कैन नॉट बी अ जेविश स्टेट विद इन या बिटवीन मुस्लिम कंट्रीज, ये खुद नेग्लेक्ट हो जाएगा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, मुस्लिम कंट्रीज के बीच में कोई जेविश स्टेट नहीं हो सकती। इजरायली पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट को हम 19th सेंचुरी में इमर्ज होते हुए देखते हैं।
1517 से लेकर 1917 तक ये जो रीजन है, यहां पर ओटोमन एम्पायर का प्रभुत्व था। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला रीजन, ये रीजन, ये आप ओटोमन एम्पायर का प्रभुत्व देख रहे हैं। तो आप ये देखिए, मक्का, मदीना, ये मेजर पार्ट ऑफ इजिप्ट, इवन मेडिटेरियन के ऊपर यूरोप का ये वाला भाग, यहां पर भी ओटोमन एम्पायर काबिज था। अब ओटोमन एम्पायर से झगड़ा किसका था? ब्रिटिशर्स का। तो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि भाई हमें कुछ ऐसे प्लेयर्स मिले जो अब इस वर्ल्ड वॉर में ओटोमन एम्पायर को बैकफुट पर करने में हमें काम आए, राइट। अब इसी कहानी में आता है पैलेस्टाइन वाला रीजन। अब आप कहेंगे है कहां पैलेस्टाइन रीजन? ये है, क्योंकि डमस्कस जो आप देख रहे हैं, मुझे लग रहा है दिख रहा होगा आपको, तो ये सीरिया आ जाता है। तो पहले तो अब तो अलग देश सीरिया है भाई, उस समय तो सब कुछ एक होता था। जेरूसलेम जो अपने आप में 3 धर्मों का केंद्र माना जाता है, जिसमें कि इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और ज्यूइश तीनों आते हैं, वो भी ओटोमन एम्पायर के ही अधीन था। अब यहां पर ही है वो पैलेस्टाइन, यानी कि पैलेस्टाइन फलस्तीनी एथनिसिटी के मुस्लिम्स। तो इस एरिया में देखिए पॉपुलेशन का क्या स्टेटस था, मतलब रेशियो क्या था। 87% मुस्लिम्स थे, 10% क्रिश्चियंस थे, 3% ज्यूइश थे। आप इसको इस तरीके से भी देखिएगा कि ये रीजन यहां पर है, मेडिटेरियन, ईस्टर्न मेडिटेरियन में है। तो ये रीजन ट्रेड की वजह से भी एक मेजर लिंक रखता था। तो यानी कि क्रिश्चियनिटी यहां पर भी एक ट्रेड वाज वन रीजन कि यहां पर हम एक डाइवर्सिटी भी देखते थे। लेकिन ज्यूइश पॉपुलेशन यहां पर 3% थी। लेकिन ज्यूज के साथ डिस्क्रिमिनेशन पूरे यूरोप में हो रहा था, और इवन वर्ल्ड वॉर 2 में तो हमने हॉलोकॉस्ट जैसे कारण देखे। तो ज्यूज के साथ क्या था कि जहां जहां ज्यूज थे वो माइनॉरिटीज में, तो देखा गया दिस बिकेम वन रीजन ऑफ सोशल एक्सक्लूजन एंड एथनिक डिस्क्रिमिनेशन। तो सोशल एक्सक्लूजन और एथनिक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, दैट वाज अ फैक्ट, और वो एस्केलेट होता हुआ चला गया, एथनिक क्लिंजिंग चल रही थी। अब इसी समय पर एक ज्यूइश जर्नलिस्ट थियोडोर हेजल ने कहा कि एक ही तरीका है कि आप माइनॉरिटी से मेजॉरिटी बनिए, आप अपना एक होमलैंड स्टैब्लिश कीजिए। तो इसी को शब्द मिला ज़ायनिस्ट मूवमेंट, ज़ायनिज्म आइडियोलॉजी जो इसके समर्थन में मूवमेंट बनी, उसको ज़ायनिस्ट मूवमेंट कहा गया। ध्यान रखिएगा, 2 शब्द होते हैं। ज़ायनिस्ट इसका मतलब है वो मूवमेंट जो कह रही है कि अलग से एक देश बनाएंगे ज्यूज के लिए, जिसका बाद में जाकर नाम इजराइल पड़ा, राइट। तो ज़ायनिस्ट, अब ये यूरोप में मूवमेंट पॉपुलर हो गई। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि ज्यूज भले ही माइनॉरिटीज में थे अलग अलग, बट वो मेजॉरिटी ऑफ एरिया में प्रेजेंट जरूर थे। चाहे आप ब्रिटेन की बात कर लीजिए, ब्रिटेन की जो कैबिनेट है उसमें ज्यूइश मिनिस्टर प्रेजेंट थे। यूएस में मेजर ब्यूरोक्रेसी में ज्यूज वर प्रेजेंट। यूरोप की फाइनेंस मार्केट में मेजर रोल अदा कर रहे थे ज्यूज। तो अगर वही ज्यूज धर्म के आधार पर देखे, उनका जगह जगह एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और वहां पर एक मूवमेंट चले, तो जाहिर सी बात है पैसा और राजनीतिक सपोर्ट तो मिल सकता था। अब इसी अपॉर्चुनिटी को जाना खुद ब्रिटेन ने। अब ये जो आप लेटर देख रहे हैं, ये मिस्टर आर्थर बेल्फोर द्वारा लिखा गया था लॉर्ड रॉथशाइल्ड को। तो लॉर्ड रॉथशाइल्ड वो ब्रिटिश थे, लेकिन वो जो ज्यूइश कम्युनिटी थी उसके लीडर थे। तो एक तरीके से इस लेटर के थ्रू वो बता रहे हैं कि हिज मैजेस्टी की जो गवर्नमेंट है, इसी को कहा गया बेल्फोर डिक्लेरेशन। ये पहला प्रयास कहा जाता है, पहला यू कैन से इंपॉर्टेंट इवेंट कहा जाता है इन द क्रिएशन ऑफ इजराइल, द पॉलिटिकल सपोर्ट विच इजराइल गॉट। अब यहां पर ब्रिटिश कहानी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, कारण क्योंकि वर्ल्ड वॉर के दौरान जब ओटोमन एम्पायर को टक्कर दी जा रही थी, तो जो पैलेस्टाइन वाला एरिया था वो किसके अधीन था? ब्रिटिशर्स के अधीन था। और ब्रिटिशर्स ही अगर ऑफिशियल लेटर में अपना सपोर्ट फॉर क्रिएशन ऑफ इजराइल दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो तो ज़ायनिस्ट मूवमेंट को एक मेजर पुश देगी कि नहीं देगी? बिल्कुल देगी। और इसी लेटर में उन्होंने कहा कि हिज मैजेस्टी की गवर्नमेंट जो है सपोर्ट करती है फॉर द क्रिएशन ऑफ अ सेपरेट होमलैंड फॉर ज्यूज इन द पैलेस्टीनियन रीजन। तो यहां पर उन्होंने ये बात कह दी। अब ये बात है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की, लेकिन यहां पर एक छोटी सी स्टोरी में ट्विस्ट देखिए। 1917 में लेटर लिखा गया, लेकिन यही ब्रिटिशर्स क्योंकि ओटोमन एम्पायर को टक्कर देनी है, तो 1915 में इन्होंने प्रॉमिस किया था रूलर ऑफ मक्का को, जो शरीफ हुसैन थे, कि आप हमें समर्थन कीजिए, आप एक रिवोल्ट कीजिए अगेंस्ट ओटोमन। तो अगर आप अरब रिवोल्ट करते हैं अगेंस्ट ओटोमन्स, तो जो पैलेस्टीन वाला रीजन है, क्योंकि वहां जेरूसलेम है, उसको रूल करने की पावर भी हम आपको दे देंगे। तो एक तरीके से ब्रिटिशर्स ने 1915 में इन्हें कहा, भैया आप ओटोमन के खिलाफ टक्कर तो रखिए, हम आपके साथ है, पैलेस्टाइन आप रूल करेंगे। इधर ज्यूज को कहा कि आप वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में हमें समर्थन तो करिए, पैसा, लोग,
आप हमें समर्थन तो करिए, उसके बाद हम यहां पर बनवाएंगे आपका होम स्टेट इजराइल। तो ब्रिटिशर्स वर द एक्चुअली गेम प्लेयर हियर। फाइनली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने कॉलोनी स्टैब्लिश करी वहां पर, और वो एक ब्रिटिश सपोर्ट भी था और वो इंटरनेशनल प्रेशर भी था, यूएस का भी प्रेशर कहा जाता है, क्योंकि मैंने कहा कि यूएस की फाइनेंस मार्केट वाज हैविंग गुड नंबर्स ऑफ ज्यूज एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, लॉबी। तो कहा कि अब यहां पर ज्यूज आने चाहिए, तो वहां पर हमने एक फ्लो देखा। अब ये वो रीजन है जिसको मैं कह रहा था ब्रिटिश मैंडेट, क्योंकि ब्रिटिशर्स का कंट्रोल इस रीजन पर आ चुका था। नाउ 1920s एंड 30s में अब ज्यूश पॉपुलेशन यहां पर बढ़ गई। उसका एक बड़ा कारण था कि जो ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स साइन हुई, जर्मनी पर जो सैंक्शंस लगाए, मतलब जो कंडीशंस लगाई गई, जिसके बाद इकोनॉमिक क्राइसिस हमने यूरोप के कई भागों में देखा, जर्मनी में पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक दोनों तरह के क्राइसिस देखे। उसके बाद हमने नाजी जर्मनी, मतलब नाजी पार्टी का राइज देखा, जिन्होंने ज्यूश को स्केपगोट माना और बेसिकली पेरिश करने पर उतर गए, जेनोसाइड हुआ। तो उसके कारण एक बड़ी मात्रा में जो ज्यूविश पॉपुलेशन है उसका फ्लो किस तरफ होना था, जाहिर सी बात है अब उनको याद आना था, अरे ब्रिटिशर्स ने सपोर्ट किया था ना। तो अब जो जीतने वाली शक्तियां थी उन पर भी प्रेशर बन गया, यानी कि ब्रिटिश पर भी प्रेशर बन गया कि अब आपको ज्यूज का माइग्रेशन टुवर्ड्स दिस रीजन आपको सपोर्ट करना होगा। खैर वो सपोर्ट हुआ। अब जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अब नई एजेंसी बनी जो कि यूनाइटेड नेशंस थी, तो ब्रिटिशर्स ने सपोर्ट किया और यहां पर इजराइल बनने लग गया, ठीक है। लेकिन इस समय उनको लगा कि सिचुएशन बिगड़ रही है, क्योंकि पैलेस्टीनियंस का कहना था कि भाई ये क्या बात हुई, हमारे एरिया में आपने स्टैब्लिश किया और हमें ही निकाल दिया। तो दिस इज एक्चुअली, ये कौन से आप ह्यूमन राइट्स या कौन से इंटरनेशनल लॉ को समर्थन करके ऐसा कर रहे हैं। एक आवाज यहां से ऐसा उठने लगी। फिर ये कहा गया कि देखो ऐसा है कि ये ज्यूज को तो जगह जगह एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो कहीं तो इनको जगह देनी पड़ेगी, तो यहां पर अगर एक होम स्टेट दे दें तो दैट वुड बी बेटर। तो कुछ एक्सपर्ट्स तो ये कहते हैं, रियलिस्ट पर्सपेक्टिव वाले, कि ये केवल रिलीजन और ज्यूज कॉज की बात नहीं थी। Means British and Western power, some people were actually having foresight कि अगर अरब वर्ल्ड में अपने स्टेक्स रखने हैं स्ट्रॉन्ग, तो ऐसे में जिव स्टेट यहां पर बनाओगे तो वो मुस्लिम वर्सेस ज्यूज का एक एंगल यहां पर बना रहेगा। ज्यूज को हमेशा समर्थन की जरूरत होगी वेस्ट से, और ऐसे में जब ये अपने आप को स्टेब्लिश करने के लिए फाइट करेंगे तो ऐसे में इस रीजन को भी स्टेबिलिटी के लिए जरूरत पड़ेगी वेस्ट की। जैसे कि हम सऊदी के डायनेमिक्स में देखते हैं, एक तरफ सऊदी इजराइल के खिलाफ है, इजराइल को समर्थन यूएस से मिलता है, लेकिन सऊदी को भी समर्थन यूएस से मिलता है, क्योंकि यूएस गारंटी देता है सुरक्षा की। अब पिछले कुछ समय में जो संबंधों में डाइवर्जेंस आए हैं उसी को एक्चुअली स्टेबल करने का कोशिश इस समय चल रहा है। खैर 1947 में यूएन ने वोट किया कि देखो सेपरेट स्टेट पैलेस्टाइन और जेविश स्टेट के लिए हम एग्री करते हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशन को जब कहा गया ब्रिटिश द्वारा, तो अब यूएन ने कह दिया कि जी ठीक है बिल्कुल। क्यों यूएन ने ऐसा कहा? यूएन ने कहा क्योंकि फैसला वर्तमान की हकीकत पर होता है, पास्ट पर नहीं। तो वर्तमान की हकीकत ये थी, द प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस वर सच ह्यूज नंबर, थाउजेंड्स ऑफ ज्यूज वर प्रेजेंट इन दिस एरिया। तो अब उनको यहां से कहां निकालोगे, क्योंकि जगह जगह एट्रोसिटीज हुई हैं, वो अपने घर को छोड़कर यहां पर आए हैं, अब निकालोगे तो है नहीं। तो सोल्यूशन तो अभी निकालना पड़ेगा ना। अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि अब तो आपको 2 स्टेट बनानी पड़ेंगे। तो फाइनली रेजोल्यूशन 181 आता है और 2 स्टेट बन जाती हैं। अब ये देखिए न्यूज़पेपर सन टाइम्स शिकागो दिल्ली में आया, इट्स नेम इज इजराइल, यूएस रिकॉग्नाइजेस ज्यूइश स्टेट। तो यूएस ने रिकॉग्नाइज कर लिया ज्यूइश स्टेट, लेकिन जैसे रिकॉग्नाइज किया गया, तारीख देखिए 15 मई 1948, और लेकिन उसी समय पर देखिए क्या हो रहा था, 14 मई 1948 रिकॉग्नाइज होते ही फर्स्ट अरब इजरायली वॉर हो जाता है, यानी कि अरब कंट्रीज इकट्ठे हो जाते हैं, इधर जॉर्डन, सऊदी और सीरिया, इजिप्ट सब इकट्ठे हो जाते हैं। देन दे आर अगेंस्ट इजराइल, क्योंकि उन्हें बचाना था पैलेस्टीनियन के राइट टू देयर ओन होमलैंड। लेकिन इस चक्कर में हुआ क्या कि बड़ी मात्रा में, करीब कहा जाता है कि 7.5 लाख के आसपास जो पैलेस्टीनियंस थे उनको डिस्प्लेस होना पड़ा, और इजराइल की इसमें विक्ट्री हो गई। लेकिन विक्ट्री एग्जिस्टेंस में तो हो गई, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या था कि गाजा वाला जो एरिया था, यानी कि यह है गाजा स्ट्रिप, ये उस समय किसके कंट्रोल में था? इजिप्ट के कंट्रोल में था। और ये जो आप रीजन देख रहे हैं, जिसको आज हम वेस्ट बैंक कहते हैं, इस पर जॉर्डन का कंट्रोल आ गया था। तो ये एक्चुअली स्टेटस यहां पर था। तो एक तरीके से इजिप्ट, जॉर्डन एंड सीरिया इधर वाले एरिया पर सीरिया अपना प्रभुत्व रखता था, मेजरली गोलन हाइट। फाइनली अब 1967 आता है, इजराइल अटैक करता है, इसको हम कहते हैं प्री एम्प्टिव अटैक। हो क्या रहा था कि पहला वॉर ठीक है एग्जिस्टेंस में आ गया,
लेकिन एक बड़ा एरिया जो है, मतलब जो ये पार्ट्स हैं जैसे वेस्ट बैंक, मैंने बताया जॉर्डन और गाजा स्ट्रिप इजिप्ट। तो इसके बाद बीच बीच में इजिप्ट क्या कर रहा था, गाजा स्ट्रिप के थ्रू फिदाइन पैलेस्टीनियंस को भेज रहा था जिससे कि इजराइल पर अटैक होते रहे। तो आतंकवादी हमले चल रहे थे और सेम जॉर्डन की तरफ से हो रहा था। तो इस समय इजराइल को लगा व्हाट इज बेस्ट इज टू डू प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। प्रीएम्प्टिव को कहते हैं कि देखो अब आप पर बड़ा अटैक होने वाला, उससे पहले आप ही अटैक कर दो। इसके बाद 6 डे वॉर चला और इसमें इजराइल को एक बड़ी जीत हासिल हुई। ये आप देख रहे हैं सिनाई पेनिनसुला, ये जो है ना, ये वो एरिया जहां से स्वेज कैनाल है, देखिए ये रही स्वेज कैनाल। अब फाइनली ये हुआ, इजराइल यहां है, लेकिन 6 डे वॉर के बाद ये एरिया आपको ग्रीन दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि इजराइल ने इस एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया। साथ में ये देखिए यहां वेस्ट बैंक मैंने बताया किसके अंडर आ गया था, जॉर्डन के अंडर। अब जॉर्डन से इन्होंने वापस ले लिया वेस्ट बैंक। और इधर देखिए ये सीरिया आपको यहां बाउंड्री दिख रही है, लेकिन यहां सीरिया की बाउंड्री आपको बढ़ी हुई दिख रही होगी, मतलब सीरिया की पीछे और इजराइल की बढ़ी हुई, ये ग्रीन कलर आपको दिख रहा होगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये गोलन हाइट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि इजराइल ने ले लिया था। तो एक तरीके से इजराइल यहां से अब सभी दिशाओं की तरफ एक्सपेंड कर गया आफ्टर दिस वॉर। इसके बाद इजिप्ट ने कहा कि देखो हमें तो हमारा एरिया दिला दीजिए, हमें मतलब नहीं है क्या हो रहा है। फिर यहां पर होता है कैंप डेविड अकॉर्ड, यानी कि यूएस मीडिएशन करता है इजराइल में और इजिप्ट में, और इजराइल से कहता है छोड़ दो यार ये सिनाई पेनिनसुला, तुम क्या करोगे, छोड़ दो इसको, वापस दे दो। तो ऐसे में इजराइल कहता है गारंटी चाहिए, ये इजिप्ट काफी समय से यहां पर फिदाइन हमला करवा रहा है हम पर, आज के बाद ये होना नहीं चाहिए। इजिप्ट कहता है हमें भैया अपना लैंड दे दो, हमें मतलब नहीं है। तो खैर वहां पर फाइनली इनका लैंड वापस मिल जाता है और साथ में ये भी रिकॉग्निशन हो जाता है कि पैलेस्टाइन में हम एक सेल्फ गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर देंगे, सेल्फ डिटर्मिनेशन से बनी गवर्नमेंट स्थापित कर देंगे, यानी कि टोटल सब्जुकेशन वहां पर नहीं होगा, राइट, ऐसा कहा गया। बट अभी उस पर कोई क्लैरिटी नहीं थी कौन करेगा कैसे करेगा। इसी विषय में फिर 1993 में ओस्लो अकॉर्ड हुए, 2 अकॉर्ड हुए ओस्लो में, ओस्लो 1 अकॉर्ड, ओस्लो 2 अकॉर्ड। देखिए क्या कहा गया कि एक फ्रेमवर्क बनाते हैं कि पैलेस्टीनियन जो है गवर्न करेंगे वेस्ट बैंक में और गाजा में अपने आप को। अभी हकीकत यह है कि देखो वेस्ट बैंक में, पहली बात तो वेस्ट बैंक का पूरा एरिया ऐसा नहीं है कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के पास ही है, राइट, पीएलए के पास ही है। उसमें अभी कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर इजराइल का एक्चुअली आधिपत्य है और वेस्ट बैंक कहता है इजराइल का टोटल यहां से आप वापस करो, इजराइल यहां पर ना एंट्री करे। जो गाजा स्ट्रिप है, गाजा स्ट्रिप में हमास ग्रुप लीड करता है। हमास जो है पीएलए को भी नहीं मानता। हमास का मानना है कि यार पीएलए तुम शांति, सेल्फ डिटर्मिनेशन, क्या चल रहा है ये। उन्होंने कहा हथियार से इजराइल बना है तो हथियार से इजराइल से वापस लिया जाएगा पैलेस्टाइन, ये हमास का मानना है। जैसे पीएलए की भी जो कहानी है उसके पीछे आप पीएलए समझते हैं, तो जो पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन थी पहले वो भी हथियार की भाषा करती थी, लेकिन फिर यासिर अराफात जो उनके लीडर होते थे उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ डायलॉग स्थापित किया। फिर इंटरनेशनल कम्युनिटीज के साथ डायलॉग के बाद फिर उन्होंने हथियार को छोड़ दिया और फिर सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात की कि हाँ ठीक है भाई, हम बीच बचाव से अपनी सरकार बनाएंगे और अपने अधिकारों को रखेंगे। उसके बाद डायलॉग नेगोशिएशंस करते रहेंगे, फ्यूचर का रास्ता उसी से निकलेगा, क्योंकि अगर जनता ही नहीं बचेगी, यही क्राइसिस चलते रहेंगे तो क्या ही होगा पैलेस्टाइन का। यासिर अराफात, और उसके बाद उन्हें स्लो पॉइजन दे दिया गया था, फिर उनकी मृत्यु हो गई थी कि, और ये कहा जाता है कहीं उन्होंने ही दिया था जिन्होंने कहा कि यार तुम हथियार छोड़ के शांति की बात क्यों कर रहे हो। खैर अभी यहाँ पर मिस्टर अब्बास हैं, वो भी काफ़ी क्रिटिसिज्म उनका होता है जो अभी लीड कर रहे हैं वेस्ट बैंक को, अभी उनकी कहानी पर भी मैं आने वाला हूँ। खैर ओस्लो 2 अकॉर्ड होता है और कहा जाता है कि भाई कंप्लीट विड्रॉल चाहिए हमें इजराइल का फ्रॉम दीज एरियाज ऑफ वेस्ट बैंक, जिसमें कि 6 सिटीज़ हैं और 450 टाउन हैं। तो यानी कि सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब होता है पैलेस्टाइनियन अपना जो सरकार है वो खुद चलाएंगे, और अरब वर्ल्ड जो है सपोर्ट करता रहा है पैलेस्टाइन को। अब ये जो अब्राहम अकॉर्ड हुआ था ये एक तरीके से पैलेस्टाइन के लिए झगड़ा था, मतलब एक यू कैन से एक शॉक था, यू वुड से शॉक। द रीजन इज कि भाई अरब वर्ल्ड तो हमारे साथ खड़ा है। अब आप कहेंगे अरब वर्ल्ड इनके साथ खड़ा है तो मिलता क्या? अरे भाई पैसा मिलता है, इंटरनेशनल लेवल पे प्रेशर मिलता है, इजराइल पर दबाव बनता है, ये सब मिलता है। लेकिन अगर यूएई, बहराइन और मोरक्को अगर वो इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लेंगे तो जाहिर सी बात है एक तरीके से पैलेस्टाइन का सपोर्ट तो जा रहा है ना। और सऊदी भी अगर इजराइल को सपोर्ट कर दे, मतलब इस्टेब्लिश कर दे रिलेशन, तो फिर तो वही सबसे बड़ा पिलर ही चला जाएगा पैलेस्टाइन का, राइट। क्योंकि सऊदी क्या इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर है, लेकिन कभी भी 1948 से अभी तक कभी भी फॉर्मली रिकॉग्नाइज नहीं किया सऊदी ने इजराइल को। कहता इजराइल कहाँ, इजराइल पैलेस्टाइन है ये तो। इजराइल कहता मतलब हम है ही नहीं, तो फिर डरते क्यों हो? तो सऊदी कहता है ये इलीगल ऑक्यूपेशन है जिससे हम काउंटर करते हैं, डरते नहीं हैं। नाउ सऊदी
अब आप कहेंगे भाई क्यों चाह रहा है फिर सऊदी, क्यों बात कर रहा है इस टाइम पर इजराइल के साथ रिलेशंस को बेटर करने के, ये ट्विस्ट क्या आया है अब स्टोरी में, चेंज क्या आया है? तो देखिए सबसे पहली बात 2019 याद करिए, जो सऊदी की रिफाइनरीज हैं उस पर ईरान की तरफ से होता है अटैक, सऊदी नहीं बचा पाता है अपनी रिफाइनरीज को। इसके बाद आप कहेंगे सर अभी 2023 में स्टार्टिंग में हमने सुना था कि चाइना ने बातचीत करवाई है सऊदी में और ईरान में, बातचीत जरूर कराई है, लेकिन अगर ये नेगोशिएशंस प्रेजेंटली चल रही हैं तो क्या बताती हैं? ये बताती हैं कि भाई वो बातचीत जो है कोई सफल रिजल्ट नहीं लाई, मींस देयर इज नो conclusive, you can say conclusive success as of now, right? And that is why they are finding this way, right? तो यानी कि उसको चाहिए यूएस से गारंटी। I was reading one article on this particular thing in Washington Post and it is saying कि यूएस मतलब सऊदी चाहता है कि जैसे जापान को गारंटी है ना, अगर जापान पर अटैक किया तो सऊदी पर अटैक, तो यूएस पर अटैक माना जाएगा, तो इसी तरीके सऊदी चाहता है अगर हम पर अटैक किया तो यूएस पर अटैक माना जाएगा, नंबर 1। दूसरा, वो एडवांस एयरक्राफ्ट चाहता है। तीसरा, वो सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट चाहता है विद मोर रिलैक्सेशंस। मतलब क्या है? वो चाहता है कि भाई हमारे पास ऑयल है लिमिटेड, हमें खुद पता है जल्दी ही ऑयल हो जाएगा खत्म, तो इसी वजह से एमबीएस की जो क्राउन प्रिंस हैं उनकी 2030 का जो विजन है उसमें डाइवर्सिफिकेशन है। डाइवर्सिफिकेशन के लिए उन्हें चाहिए टेक्नोलॉजी और उसके लिए इकोनॉमी के साथ बेटर इंटीग्रेशन। तो कौन उनको टेक्नोलॉजी दे सकता है? वो है यूएस। प्लस फ्यूचर में अपनी इलेक्ट्रिसिटी की नीड के लिए वो न्यूक्लियर पे जाना चाहते हैं, उसमें भी मदद कौन कर सकता है? यूएस। प्लस मैंने कहा विद मोर रिलैक्सेशंस। मोर रिलैक्सेशंस का मतलब ये है, सऊदी का कहना है कि हम ना अपने घर में एनरिचमेंट स्केल को बढ़ाना चाहते हैं और उसमें हमारे साथ कुछ मतलब हम पे कुछ टफ कंडीशंस ना रखी जाएं। तो एक्चुअली स्कोप ये है कि फ्यूचर में सऊदी क्या खुद अपने आप को न्यूक्लियर वेपन बनाना चाह रहा है, डुअल यूज वेपन्स बनाना चाहता है, तो ये भी एक शक हो सकता है टू काउंटर बैलेंस ईरान, क्योंकि ईरान तो भाई रखा हुआ है ईरान तो जो ह्यूज नंबर ऑफ यू कैन से आर्सेनल्स हैं मिसाइल के ईरान के पास, उससे खतरा है सऊदी को। तो सऊदी कह रहा है यूएस डिफेंस में सपोर्ट कर दो, न्यूक्लियर एनर्जी में सपोर्ट कर दो, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूचर इलेक्ट्रिसिटी, इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी में इंटीग्रेशन कर दो, तो ये सब आप करा दो, राइट? एडवांस एयरक्राफ्ट हमें दे दो। तो यूएस कह रहा है ठीक है बातचीत करते हैं। इजराइल को मानोगे? तो अभी ऑफिशियली नहीं बताया, अगर ऑफिशियली बता देंगे तो फिर नेगोशिएशन किस बात की रह जाएगी, राइट? बट दिस इज द एरिया, दैट्स व्हाई दिस डायलॉग इज ट्राइपार्टाइट, यानी कि यूएस, इजराइल एंड सऊदी, तभी तो हो पा रहा है ये, है कि नहीं? इजराइल, अब आप कहेंगे सर इजराइल को क्या मिलेगा, सऊदी को क्या मिलेगा? ये तो पता लग गया आपको इस डील से। इजराइल का कहना है मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर है सऊदी, ये हाँ कर देगा तो कितने सारे जो अदर मिडल ईस्टर्न नेशंस हैं वो भी हमारे फेवर में ही आने लग जाएंगे ग्रेजुअली, है कि नहीं? साथ में एक और बड़ा एंगल है, वेस्ट बैंक से जो अटैक करता है सऊदी पे वो करता है हमास, और हमास को सपोर्ट पता है किसका है? ईरान का। तो सऊदी का दुश्मन ईरान, इजराइल का दुश्मन ईरान। तो इजराइल कह रहा है यार पुरानी बातों को भुलाओ सऊदी, हम दोनों का दुश्मन ईरान है कि नहीं? सऊदी कह रहा है बिल्कुल है, तो इसी बात पर हाथ मिला लो। हम भी इनसे परेशान है, हमास से, जो टेररिस्ट ग्रुप को ये ईरान फंडिंग करता है, और आप भी परेशान हो, यमन में टेररिस्ट ग्रुप्स को ये फंडिंग करता है, उधर लेबनान में हिजबुल्लाह को फंडिंग करता है, हथियार देता है, तो हम दोनों परेशान है भाई, दोनों में हाथ मिला लें तो ईरान को काउंटर कर देंगे। कह रहा है ठीक है भाई, ट्रेड एंड डिफेंस टाइज ऑयल रिच सऊदी से ये भी फायदा हो जाएगा। क्यों भाई? ट्रेड बढ़ेगा, डिफेंस बढ़ेगा, प्लस नेतन्याहू चाहते हैं अपनी इमेज को करेक्ट करना। पिछले कुछ समय में उनकी खुद की राजनीति में उन पर आरोप लगा है कि ये करप्ट हैं, तो अगर वो डील कर लें सऊदी के साथ तो इजराइल की जनता कहेगी यार कमाल ही कर दिया तुमने, तो तुम्हारी तो मूर्ति लगानी पड़ेगी अब सबसे बड़ी, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा इजराइल के एग्जिस्टेंस को सऊदी रहा है, और सऊदी के साथ डील करा दी तुमने, अब तो महान बन गए तुम। खैर, सो दिस इज आगे। अब यूएसए को क्या मिलेगा? सबसे पहले तो चाइना जो मिडिल ईस्ट में अपने आप को बढ़ा रहा है उसको पुशबैक मिल जाएगा। चाइना को लग रहा है कि यूएसए इज नो मोर अ पावर इन मिडिल ईस्ट, ये डील उसकी इस गलतफहमी को हटा देगी, राइट? सऊदी के साथ अब हमें पता है कि इससे पहले जब रशिया यूक्रेन क्राइसिस हो रहा है तो उसमें बाइडेन ने कॉल किया एमबीएस को, यानी कि सऊदी प्रिंस को, कहा कि अपनी ऑयल की सप्लाईज को आप घटा दीजिए, बढ़ा दीजिए। एक्चुअली ऐसा क्यों कहा? घटाने के लिए नहीं, बढ़ाने के लिए कहा था। क्यों? क्योंकि उधर सैंक्शन लग गए रशिया पर, ऑयल सप्लाई कम हो गई, ऑयल सप्लाई कम तो ऑयल प्राइस बढ़ गया। तो सऊदी प्रिंस से कहा कि आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप बढ़ा दीजिए। तो आप बढ़ा देंगे ऑयल सप्लाई को
तो प्राइस जो है वो इन्फ्लेट नहीं करेगा। तो यूएस का इतना क्रिटिसिज्म नहीं होगा कि सैंक्शन से तुमने पूरी दुनिया के लिए महंगाई बढ़ा दी, राइट। तो एमबीएस क्राउन प्रिंस ने क्या कहा, उन्होंने कहा सुनाई नहीं दे रहा, क्या कह रहे हैं आप, हेलो, सुनाई नहीं दे रहा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक तरीके से सऊदी ने यूएस की बात नहीं मानी। तो अब अगर इतना बड़ा डिफेंस डील और ये सुरक्षा गारंटी, सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट में रियायत, ये सब अगर सऊदी को मिलेगा तो बदले में यूएस भी तो कुछ चाहता होगा, केवल इजराइल के बेनिफिट थोड़ी ना है, यूएस भी कुछ चाहता होगा। यूएस चाहता है कि सऊदी, आपका जो ऑयल प्रोडक्शन है उस पर तो आपको अब रिलाय रहना नहीं है, आप खुद कह रहे हो 2030 तक विजन है आपका। सऊदी कहेगा हाँ, तो ऑयल प्रोडक्शन को हमारे साथ सिंक रखो, बीच बीच में हीरो मत बनो कि हम यूएस के हिसाब से नहीं चलेंगे, तुम ये करोगे तो हम तुम्हारे लिए वो करेंगे, राइट। प्लस अगर सऊदी को वो साथ, सऊदी और इजराइल को वो साथ में ले आए तो बाइडेन का 2024 में इलेक्शन है, तो बाइडेन के लिए तो सबसे बड़ा फॉरेन पॉलिसी अचीवमेंट हो जाएगा, तो री इलेक्शन में फायदा मिल जाएगा बाइडेन को। तो इस वजह से भी ये जरूरी है। पैलेस्टाइन के लिए तो देखिए थ्रेट होगा, राइट, क्योंकि वही वाली बात हो जाएगी जो पैलेस्टाइन कई बार एक दबे शब्दों में कहता भी है कि ऐसा लगता है कि सऊदी हमारे लिए बस लिप सर्विस कर रहा है, मतलब बातें कर रहा है, कुछ कठोर कदम ले नहीं रहा। सऊदी को इंटेलिजेंस मिलेगी इजराइल से, क्योंकि इजराइल बता देगा सऊदी को कि देखो हमारी मोसाद का कहना है कि ईरान अब खतरा, अब अटैक करेगा, ऐसे अटैक करेगा और हम तुम्हें बचा सकते हैं। सऊदी का क्या बात है। तो ऑलरेडी भी हमने इन दोनों ने इंटेलिजेंस शेयरिंग करी है, तो इन दोनों के बीच में पहले से ही ये जो विश्वास बना है अब इसको ये और मजबूत कर सकते हैं। पहले केवल इंटेलिजेंस शेयरिंग थी, अब ये इसको एक्सपेंड कर सकते हैं और इससे जो है पैलेस्टाइन का स्टेटहुड जो है उस पर इशू बन जाएगा। अब देखिए यहां पर एक इशू ये है कि सऊदी को लगता है कि जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है ना, ये अपने मैक्सिमलिस्ट स्टैंड को नहीं छोड़ रही, यानी कि उनको बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। लेकिन बीच का रास्ते की जब भी बात की जाती है तो पॉलिटिकल इशू बन जाता है, राइट। तो पैलेस्टीनियन इशू विल नॉट बी एन ऑब्स्टेकल टू पीस विद सऊदी अरब, राइट। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी वो वीक है, करप्ट है, ऐसा कहा जाता है। जैसे मिस्टर अब्बास जो हैं 87 ईयर्स के हैं और 4 टर्म मतलब पूरी हो गई, और उसके बाद अभी दैट सर्वे वाज सेइंग मैनी पीपल वांट हिम टू गो, बट अभी कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर नहीं लग रहा इलेक्शंस का, तो इलेक्शन नहीं हो पा रहे, ठीक है। मैक्सिमलिस्ट डिमांड है, यानी कि मैक्सिमम डिमांड कर रहे हैं इजराइल से, तो बीच का रास्ता नहीं निकाल पा रहे। तो ऐसे में अगर ये बीच का रास्ता नहीं निकालेंगे तो सऊदी इनको कब तक सपोर्ट करेगा। नेतन्याहू वो भी अनविलिंग है, अनेबल है कि भाई पैलेस्टाइन को देखिए स्टेटहुड जो वो मांगते हैं कि आधा स्टेट, वो तो नहीं मिल पाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो पाएगा कि कुछ जो वेस्टर्न बैंक के रीजन्स हैं उनमें रियायतें दे दी जाएंगी, वहाँ पर सिक्योर कर दिया जाएगा, राइट। प्लस अभी जो इनकी राइट विंग की गवर्नमेंट है वो 2 स्टेट सोल्यूशन को कंप्लीटली अपोज करती है कि भाई आप बीच में से ऐसा कर दो, ठीक है। तो एक तरीके से जब राइट विंग की गवर्नमेंट इनकी भी अपोज करती है और सऊदी भी इस बात को दबे शब्दों में मानता है कि भाई अब वो बीच से कोई स्टेट बनाना या कंप्लीटली इजराइल को मिटाना वो पॉसिबल है नहीं, तो समय बदल चुका है, तो तरीके भी बदलने होंगे, राइट। तो अब जैसे नेतन्याहू का बयान आया था कि भाई मैं इतने समय से अरब के जो इंटरव्यूज हैं उसको देख रहा हूं, तो वो पैलेस्टाइन के बारे में उतनी बातें नहीं कर रहे, राइट। अब सऊदीज अगर शांति बना लें इजराइल के साथ तो पैलेस्टीनियन के पास तो जो लेवरेज बची हुई है वो लेवरेज भी चली जाएगी। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि सऊदी को भी काउंटर झेलना पड़े अमंग द मुस्लिम वर्ल्ड कि आपने पैलेस्टीनियन ब्रदर्स के लिए सपोर्ट नहीं किया, राइट। लेकिन सऊदी वहां पर एक से ये रख सकता है कि सबसे पहले अपनी सुरक्षा है, अपनी सुरक्षा ईरान से नहीं कर पा रहे, उधर टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं वो अटैक कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो जो वहां के सऊदी के नेशनल्स हैं वो अपनी सुरक्षा की बात करेंगे ना, तो ये एक बड़ा रीजन हो सकता है। प्लस ये भी हो सकता है कि इस बातचीत में सऊदी ये कहे कि भाई एक गारंटी है मेरी, एक गारंटी मैं लेना चाहता हूं कि पैलेस्टीनियंस की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बढ़ाए, इंप्रूव की जाए, तो इजराइल अपना सपोर्ट उसमें दे सकता है क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कराने में। पैलेस्टीन की क्या डिमांड है, तो वो चाहते हैं कि भाई उनको जो अभी तक फंडिंग मिलती आ रही है वो और ज़्यादा बढ़ाई जाए। प्लस जो वेस्ट बैंक में उनको गारंटी दी गई थी कि एरिया उनके ही रहेंगे, लेकिन अभी उसमें से एरिया सी है जो अभी तक पूरी तरह इजराइल द्वारा नहीं दिया गया है, राइट। अभी कंप्लीटली वो टेरिटरीज उसको नहीं दी गई हैं। अब सऊदी की हकीकत देख लीजिए आप जरा, सऊदी ने धीरे धीरे अपनी फंडिंग कम कर दी और 2016 से अपनी फंडिंग टू पैलेस्टाइन वो कंप्लीटली स्टॉप कर दी है। तो आपको नहीं लग रहा कि सऊदी को भी ज्यादा कुछ पड़ी नहीं हुई है पैलेस्टाइन की, जब पैलेस्टाइन में इतना बुरा हश्र है, ट्रेड नहीं हो पा रहा, बेसिक एमिनिटीज के लिए लोग परेशान हैं और उसमें दे हैव रिड्यूस्ड इट, राइट। प्लस रीओपनिंग यूएस कंसुलेट, तो वो चाहते हैं कि सऊदी अगर तुम कुछ कर रहे हो तो पहली बात है हमारी फंडिंग बढ़ाओ,
ठीक है। दूसरी, यूएस कंसुलेट को स्टैब्लिश किया जाए जेरूसलेम में, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने स्टॉप कर दी थी, जिससे कि वहां से जो फैसिलिटीज हैं वो मिलती रहे। यूएस ब्रोकर करे नेगोशिएशंस को, जो जॉन कैरी ने स्टॉप कर दी थी 2014 में एक्चुअली। तो नेगोशिएशन का मतलब है कि यूएस और पैलेस्टाइन, इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में वार्ता जो है वो बढ़ाई जाए। अब ऑब्स्टेकल्स क्या है? एक तो इनका खुद का जो डोमेस्टिक है कि भाई मुस्लिम वर्ल्ड क्या कहेगा, इजराइल की जो करंट गवर्नमेंट है वो इन कंसेशंस को देने के लिए तैयार होगी कि नहीं होगी, राइट। मोहम्मद बिन सलमान MBS चाहते हैं कि ब्रॉडर वर्ल्ड, जो मुस्लिम वर्ल्ड की लीडरशिप है वो उन्हीं के पास रहे। टर्की कोशिश कर रहा है कि भाई उनके पास आ जाए, लेकिन वो चाहते हैं कि देखो इस्लाम का ओरिजिन यहाँ से, हम ही ऑथेंटिक, मतलब हम ही वो लेजिटिमेसी रखते हैं, राइट। तो ऐसा नहीं है कि ऑयल खत्म हो जाएगा तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, ऑलरेडी ये डाइवर्सिफाई करने लग रहे हैं अपने आप को, राइट। तो ऐसे में इन्हें एक मैनेज करना पड़ेगा कि बाकी प्लेयर्स जो हैं वो इनके इस डिसीजन से एग्री हो जाएं, राइट। तो ये मेजर इनके पॉइंट्स हैं। यूएस के कुछ नेशनल पार्टीज ऐसी कह सकती हैं कि भाई आप इतनी लेवरेज क्यों दे रहे हो, मतलब आप सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट में इतनी लेवरेज क्यों दे रहे हो सऊदी को। अगर वो डुअल यूज करने लग गया और कल को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने लग गया, तो जहां आप स्टेबिलिटी लाना चाह रहे थे मिडिल ईस्ट में, कहीं ऐसा ना हो कि कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाए, राइट। प्लस एक और वजह हो सकती है कि डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन्स हो, दोनों पार्टी से मेंबर्स का ये कहना है कि यूएस को अब इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए मिडिल ईस्ट में। तो ऐसे में लेस इन्वॉल्वमेंट, अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट की बात की जाती है। न्यूक्लियर प्रोग्राम वाली बात बता दी मैंने। 1, 2, 3 एग्रीमेंट यही है कि डुअल यूज की टेक्नोलॉजी, मैं पॉइंट आपको बता चुका हूं। यूएस का ये भी, सऊदी का ये भी कहना है कि हमारे पास अपनी यूरेनियम की सप्लाई बनी रहेगी। हम केवल ये चाहते हैं कि आपके साथ अगर हमारा एग्रीमेंट रहा तो हम ऐसे न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल केवल डिटरेंस के लिए करेंगे, क्योंकि हमें यमन की तरफ से खतरा है, ईरान की तरफ से खतरा है। तो कंक्लूजन के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि अब जो नेक्स्ट इलेक्शन है उसकी वजह से यूएस इस पर बहुत ज़्यादा यू कैन से फोकस कर रहा है। तो हो सकता है कुछ डील निकल कर आ जाए, राइट। और जो कंसेशंस रियाद लेना चाह रहा है वो कंसेशंस मिल जाए, और ऐसे में मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में एक नया स्कोप देखने के लिए मिले, जिससे ट्रेड, डिफेंस रिस्ट्रक्चर हो जाएगा इस एरिया में। क्वेश्चन के नाम पर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि मिडिल ईस्टर्न पॉलिटिक्स इज मेजरली governed by US foreign policy for this region, comma, elucidate your answer by mentioning few decisions in this regard in near past। तो कुछ ऐसे करके क्वेश्चन बन सकता है।